आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेके आया हूं आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड की उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से अपनी एक पहचान बनाई है और आज लाखों लोगों के दिलों पर अपनी एक छाप छोड़ी है। साथ ही हम करते हैं उनके जीवन सफर से आपको रूबरू, उनके जीवन के संघर्षों से, उनके जीवन के उतार चढ़ावों से, साथ ही होती है उनके साथ कुछ खट्टी मीठी बातें हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। तो आइए देखिए हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। दोस्तों, आज हम जिस हस्ती से आपको मिला रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उत्तराखंड के पिछले 35-40 सालों से लगातार उत्तराखंड के गीत संगीत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निरंतर वो जो है अपने ढोलक वादक से जो है लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़े हुए हैं। जी, हम बात कर रहे हैं ढोलक वादक महेश गंधर्व जी की, जो पिछले 35 सालों से लगातार उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं। साथ ही भोजपुरी और भी हिंदी फिल्मों में जो है वो अपने ढोलक के द्वारा जो है अपनी प्रतिभा और हुनर के द्वारा अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं। और वो कहते हैं कि उनके दिल में जो है उत्तराखंड के प्रति एक श्रद्धा है, प्रेम है, जिस कारण वो उत्तराखंड के गीत संगीत को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लगातार उत्तराखंड के हर दिग्गज कलाकार के साथ इन्होंने मन से एयर किया है। साथ ही हर संगीतकार के साथ इन्होंने अपना ढोलक वादक पे अपना रिदम दिया है और लगातार उत्तराखंड की सेवा करते आ रहे हैं। और उत्तराखंड में आज दिल्ली एनसीआर सहित उत्तराखंड में एक जनपरिचित चेहरे हैं महेश गंधर्व जी। और लगातार जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि जिस तरह का अनुभव, जिस तरह का हुनर, जिस तरह की प्रतिभा इनके अंदर है, लगता है कहीं ना कहीं ऊपर से भगवान ने इनको कुछ ना कुछ इस तरह के गुण दिए हैं, जिस कारण आज वो जो है वाद्य यंत्रों में अपनी एक महारत हासिल किए हुए हैं। तो आज हम उनके जीवन सफर से आपको रूबरू कराएंगे, उनके उतार चढ़ावों से रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनके जीवन सफर को। तो आइए देखिए हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम महेश गंधर्व जी के साथ। आज हमारे एक मुलाकात के कार्यक्रम में हमारे साथ है ढोलक वादक महेश गंधर्व जी। आइए शुरुआत करते हैं उनके जीवन सफर से। हमारे बीच में मौजूद है सर, आज आपने हमें समय दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सिलोड़ी जी, आपने हम जैसे कलाकारों को अपने मंच से याद किया और बड़े बड़े गुरुजनों के आपने इंटरव्यू लिए हैं। उनमें से आज मुझे भी आपने मौका दिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद गंधर्व जी। हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि उत्तराखंड के हर कलाकार को जो है मंच मिले, क्योंकि जिस तरह की प्रतिभा उनके अंदर है, हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी भी उनके प्रतिभा से जागरूक हो सके और उसको भी मालूम चल सके कि उत्तराखंड के प्रति इन्होंने कितना अपना योगदान दिया है। सिलोड़ी जी, आपने बहुत ही सही कहा और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप हम सभी कलाकारों को अपने माध्यम से सबके सामने हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं और सबके सामने हमको सामने मंच दे रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गंधर्व जी। सबसे पहले हम गंधर्व जी हम चाहते हैं कि हमारे, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, तो हम चाहते हैं सबसे पहले कोई वंदना से अगर आप शुरुआत कर दें कार्यक्रम की तो बहुत ही बढ़िया रहेगी। कौन सी वंदना हमारे दर्शकों को सुनाएंगे आप? जी, मैं सबसे पहले हमारे उत्तराखंड में होली का गणेश, जो गणेश आह्वान होता है, उससे ही सारी लोक गाथाएँ शुरू होती हैं। उसके बाद तो मैं भगवान श्री गणेश जी का जो उत्तराखंड का जो पारंपरिक वाद्य ढोल दमाव से जो बजता है, ढोल दमाव में जो बजता है, वो मैं आपको बस थोड़ा बहुत अपने ढोलक के माध्यम से आपको सुनाऊंगा। जो गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ। ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुरू कीजिए सर आप। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका गांव कहाँ है, आप कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, वर्तमान में आप फिलहाल कहाँ रहते हैं और अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? जी, मैं पौड़ी गढ़वाल दुगड्डा का रहने वाला हूँ और वहाँ हम लोग बहुत पुराने लोग हैं। हम वहाँ जो रहते हैं, हमारे दादा परदादा से वहाँ रहते हैं। लेकिन और मेरी जो शिक्षा दीक्षा जो भी है वो दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल से है। और अभी जब हम 89 में मैं दिल्ली आ गया था
और तब से अपने परिवार के साथ दिल्ली रह रहा हूँ। और इसी उत्तराखंड लोक वाद्य के कारण जो कि मेरा ये परिवार चलता है और ये हमारा रोजगार है और उत्तराखंड की संस्कृति हमारे दिल से है। हमने सुना है कि आप जब स्कूल जाते थे तो स्कूल में भी आपका मन जो है संगीत की ओर बड़ा लगता था। स्कूल में भी आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। आपका भी मन करता था कि मैं भी संगीत के क्षेत्र में जाऊं और हर वक्त आप किसी न किसी वाद्य यंत्र को वहाँ पे भी जो है आपका शौक रहता था कि आप बजाएं और शुरू से ही आप में प्रतिभा थी, हुनर था। आप लगातार जो है अपने संगीत के प्रति आपकी स्कूल में भी रुचि रहती थी। किस तरह का माहौल होता था उस टाइम आपके स्कूल में और कौन से सन की बात हो? जी, ये जो संगीत है ये मैं जन्म से ही मेरे को माँ सरस्वती ने वरदान दिया है। और जब मैं छोटा था तो मुझे ढोलक बजाने या ढोल दमाऊ जब बजते थे तो मैं उनको बहुत दिल से और बहुत ही सुंदर तरीके से सुनता था, ध्यान से सुनता था और मन में ये सोचता था कि हे भगवान, मैं भी कभी अच्छे मंत्र करूं और मैं ढोलक बजाना सीखूं या ढोल दमाऊ बजाना या जो भी हमारे उत्तराखंड के वाद्य हैं उन पे संगत करूं। और बहुत मतलब प्रेरणा रहती थी कि मैं उत्तराखंड के अपने जो लोक वाद्य हैं उनको सीखूं और सीख रहा हूं, अभी भी सीख ही रहा हूं। हिमानी कला संगम के कोरदौर में मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, वो सांस्कृतिक कला संगम था, सांस्कृतिक मंच था वो। तो मैं उसमें मुझे ढोलक बजाने की कोई मुझे मौका मिला और मैं बहुत मतलब छोटा था उस टाइम पे। तो मैं उसके बाद कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ, जो भागीरथी कला संगम, झंकार कला संगम, लैंसडाउन और बहुत पुराने जो कि मैं आपको 30 साल 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो बहुत वहाँ पे कुछ सीखने को मिलता था और अभी तो सीख ही रहा हूँ, ये नहीं कहूँगा कि मैं सीख गया हूँ, तो सीख रहा हूँ। तो मेरे को वहाँ पे बहुत जो ये फोक मैंने वहीं से सन 1979-80 में ये हेमा मालिनी की हंत्या नाम से एक नृत्य नाटिका होती थी। तो उसमें एक हमारा जो जागर शैली जो बजता है, डोर थाली में बजता है, तो मैंने वहीं पे वो सुना था। तो मैंने उसको ढोलक पे बजा के दिखाया था उनको कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, देख लो मेरे को कि मैं ऐसा कुछ उसके आसपास बजा सकता हूँ कि नहीं बजा सकता हूँ। तो ये प्रेरणा जो है कि मेरे पुराने बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूँ कि मैंने वहीं से ये प्रेरणा ली थी। हम चाहते हैं कि जो जागर आपने वहाँ पे सुनाया था, अगर हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा वो सुनाते तो बहुत अच्छा रहेगा। जी ज़रूर, मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। और मैं अभी डीजे तो मैं सुनाता हूँ। यानी हम कह सकते हैं कि बचपन से ही आपके अंदर एक प्रतिभा थी जो धीरे धीरे निखरती हुई जा रही थी और आप जो है आप उत्तराखंड के गीत संगीत और वहाँ के जागरों की परंपरा को जो है आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे थे। साथ ही उसके बाद 1978 में रामलीला में भी आप भाग लेना शुरू करा। वहाँ पे भी आपने देखा, वहाँ पे कई गुरु आपके मिले, किस तरह का था और क्या है, थोड़ा याद आ रहा है? हाँ, मैं रामलीला में बहुत छोटे से मुझे संगीत का शौक था और मैं जो भी वहाँ पे ढोलक बजाने आते थे तो मैं रामलीला नहीं देखता था, मैं सिर्फ ढोलक देखता था कि ढोलक कैसी बज रही है और कैसे वो बजा रहे हैं। मैं उनके बिल्कुल सामने ज़मीन पे दरी पर बैठ के उनको सुनता था, देखता था, उनकी उंगलियां देखता था। तो ये बहुत पुरानी मतलब है कि ये बहुत पुरानी बातें आपको बता रहा हूँ। तो वो रामलीला से मेरे को प्रेरणा मिली और जो मेरे गुरुजी थे
तो वो रामलीला में संगीत ढोलक वादन करने के लिए जिला बिजनौर से आया करते थे। और ये मैं तब की बात आपको बता रहा हूँ कि जब मैं मुश्किल से 9 या 10 साल का था। तो मैं जब उनको सुनता था तो वो कम से कम जब ढोलक बजाते थे तो वो हम अपने घर में, मेरा घर वहाँ से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो वो जब ढोलक बजाते थे तो उस ढोलक की आवाज़ जो है वो हमारे घर पे सुनाई देती थी। तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिली, मेरे कान जो है कि वहीं से शुरू हो जाते थे। मैं अपना दौड़ा खाना मिले तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं, मैं सीधा रामलीला में चला आता था। इतना शौक, मतलब बहुत शौक था मुझे। यानी हम कह सकते हैं कि आप गीत संगीत और वाद्य यंत्रों की और आपका आकर्षण शुरू से था, और जहाँ भी ये बजते थे तो आप वहाँ खींचे चले आते थे। और यही आपने सोचा कि क्यों ना इसी परंपरा को आगे बढ़ाया जाए, और आपने ढोलक को चुना। ढोलक को ही क्यों चुना आपने? क्या कारण रहा कि आपका आकर्षण जो है ढोलक की ओर ही गया? सिलोरी जी, बात ऐसी थी कि उस टाइम पे उत्तराखंड में कोई ढोलक पता नहीं बजाते थे या नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि ढोलक नहीं, बहुत कम, मतलब गिने चुने लोग, बहुत कम लोग ढोलक बजाते थे। तो क्या है कि एक मेरे जिज्ञासा हुई मुझे, और मैं जब गुरुजी से उनसे मैंने प्रेरणा ली तो मैं जब ढोलक बजाना शुरू किया, मैंने मतलब हाथ रखना शुरू किया, तो मतलब आप यकीन करो या ना करो मैं कि सन 1980 में मैंने पहले रामलीला बजाई थी डाडा मंडी की तरफ पाली गांव में। तो आप मैं श्रोताओं से माफ़ी चाहता हूं कि मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। तो आप यकीन करो ना करो, कम से कम 5 गांव के लोग सिर्फ मुझे देखने इसलिए आए कि इतनी छोटी उम्र का ये बच्चा है और इतनी अच्छी ढोलक बजा रहा है ये। हालांकि मुझे तो मालूम नहीं था कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है, लेकिन जब मैं वहाँ के रामलीला के कार्यकर्ता, जो डायरेक्टर थे, जो कलाकार थे, वो कह रहे थे कि बेटा तुझे देखने तो फलाने गांव से भी आए थे यार, कल तुझे देखने तो उस गांव से भी आए थे। तो मेरे को एक प्रोत्साहन मिला, एक ऊर्जा मिली मुझे कि मुझे ढोलक में ही अपने को आगे करना चाहिए और सीखना चाहिए मुझे, जो कि मैं सीख रहा हूँ अभी भी। यानी हम कह सकते हैं कि शुरू से ही जो है आप ढोलक के प्रति आपका आकर्षण रहा, आप लगातार जो है इसमें हर ताल को जो है सीखते चले गए, गुरुओं से सीखते चले गए, और रामलीला में भी जब आप अपनी प्रतिभा और हुनर के द्वारा जो है लाखों लोगों के बीच में अपनी परफॉर्मेंस देते थे, तो लोगों का भी दिल करता था कि भाई आपकी ढोलक को सुनते रहें। उस टाइम की कौन सी ऐसी धुन बजाते थे आप जो आपको काफ़ी पसंद हो, और क्या याद आ रहा उस समय? देखिए जी, मैं जब रामलीला में ढोलक बजाना शुरू किया तो मेरे फर्स्ट जो उत्तराखंड के बहुत फेमस हारमोनियम प्लेयर थे, जो मेरे गुरुजी हैं, वो मैंने उनसे ही शुरुआत की है, और उनके चरणों की कृपा से जो है कि आज मेरे पे उनका आशीर्वाद है। तो मैंने जब फिल्मी गानों से स्टार्ट किया, क्योंकि पहाड़ी गाने उस टाइम पे इतने फेम नहीं होता था, पहाड़ी गानों का मुश्किल से, जो आज जो दौर चल रहा है, लेकिन उस दौर में फिल्मी गानों का ज़्यादा महत्व होता, क्योंकि उसमें क्या होता था कि पंजाबी भी रामलीला देखने आ रहा है कि प्लेन्स अदर, मतलब एक ही नॉन गढ़वाली, मतलब उसमें सब गढ़वाल के नहीं, सारा मिक्सअप होता था। तो हम फिल्म के गानों को, फिल्मी गानों को ज़्यादा महत्व देना पड़ता था। तो मैंने सबसे पहले डफली वाले डफली बजा, ये गाना मैंने बिल्कुल उतार के रखा हुआ था, उस टाइम पे जुनून था मुझे। तो हम चाहते हैं दो अगर थोड़े से ताल से जो है बॉलीवुड के गाने अगर आप अपने ताल पे सुना दें दर्शकों को तो बहुत ही बढ़िया है। सिलोड़ी जी, आपने बहुत अच्छा मुझसे सवाल किया। और मैं जब रामलीला के रामलीला की जो चौपाई, राधे श्याम वगैरह, बिहाग वगैरह, जो भी रामलीला में जो गाया जाता था, लेकिन उससे हट के लोग मुझसे कहते थे कि भाई कुछ फिल्मी गाने भी बजाए यार, ऐसे क्या हो। तो रामलीला के तो मैं उस टाइम पे देखो डफली वाले गाने पे किस तरीके से मैं बजाता था।
आप जो है रमलाओं में परफॉर्मेंस दे रहे थे, आप लगातार जो है ढोलक के द्वारा जो है लोगों के दिलों पे अपनी एक छाप छोड़ रहे थे। साथ ही आप उस समय जो है रमलाओं के बीच में जो है आपके साथ जो साथी कलाकार होते थे आप उनसे भी जुड़ गए और उनके द्वारा जो है आप कई मंचों पे शेयर करने लगे, गाँव आप जाने लगे, अपनी परफॉर्मेंस देने लगे। किस तरह का माहौल रहता था 1980-85 के बीच में और कौन कौन से कलाकार आपके साथ जुड़े और कहाँ कहाँ आप परफॉर्मेंस देते थे? हाँ, मैं रामलीला में बहुत पहले से जुड़ चुका था 80 के दशक से, और उसके बाद फिर कई मंचों से मैं जुड़ा और मैं कई मंच बताऊँ आपको ये है कितना गिनाऊँ, लेकिन सबसे बड़ी जो एक व्यथा थी, जो हमारी एक कुर्बानी थी, वो कुर्बानी ये थी कि हम एक डांस पार्टी के जरिए हम लोग 4-5 लोग जो भी होते थे, एक उसमें लड़का नृत्यांगना बनता था और एक कॉमेडियन जिसे कहते हैं नृत्य करता था, और एक हारमोनियम और एक ढोलक में। तो हम लोगों को ये लगा लो कि मैं इसी के दशक की बात बता रहा हूँ कि जैसे रेखनी खाल हो गया, द्वारी खाल हो गया, आपका नैनी डांडा हो गया, जैसे रथवा ढाब हो गया, तो इन बिल्कुल दुरस्त, बिल्कुल कहीं जाने का कोई साधन ही नहीं था। हम लोग लैस जोन से रिखनी खाल तक पैदल गाड़ी में जाते थे, वहाँ से कम 10 किलोमीटर पैदल पहाड़ में नीचे ऊपर चढ़ाई में चढ़कर, और फिर उसके बाद अपने उत्तराखंड की संस्कृति का जो हमारा जो एक दायित्व मतलब एक हमने दिल में ले रखा था कि उत्तराखंड की संस्कृति को हम सब लोगों को सुनाए कि संस्कृति क्या है। तो हम जब प्रोग्राम करते थे, कार्यक्रम करते थे, तो तब बिजली लाइट कहीं नहीं होती थी, कोई साउंड नहीं था, कुछ नहीं था। और जैसे कोई कार्य होता था, जैसे कोई शुभ कार्य होते थे, जैसे शादी विवाह हो गया, आपका चूड़ा क्रम हो गया, मुंडन संस्कार जिसको कहते हैं, तो इसमें हम लोगों को वहाँ पर बुलाया जाता था। वो इसलिए बुलाया जाता था कि जो उस टाइम पर लोग मेहमान भी बहुत दूर दूर से आते थे, तो उनका कोई जाने का साधन नहीं होता था, तो वो रात वहीं रुकते थे, उसी जहाँ शुभ कार्य होता था वहाँ रुकते थे। तो अब उन लोगों को रोकने के लिए कोई टीवी का साधन नहीं था, कोई टीवी, जब लाइट ही नहीं थी तो टीवी कहाँ से होगी, सोचने वाली बात है। तो हम लोग रात 10 बजे से और कार्यक्रम करते थे सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे तक। जब उजाला हो जाता था तो उसके बाद हम अपना कार्यक्रम बंद करते थे। तो हमने बड़ी मतलब बहुत मेहनत ही की है, मेहनत की है हमने, और अपने उत्तराखंड संस्कृति के लिए आज भी मेहनत करते हैं, ये बात नहीं है। अब तो बहुत अच्छे साधन हो गए, अब तो हर गांव में सड़क चली गई है, हर गांव में लाइट चली गई है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है अभी तो लेकिन मैं तब की बात बता रहा हूँ कि जब बिल्कुल मैं तो छोटा था, खैर मुझे तो इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जो मेरे बड़े गुरु लोग जिनके साथ में जाता था, तो वो लोग बताते कि बेटा देख ले ये कला जो है ना, ये कला ऐसी नहीं मिलती, इसमें बहुत त्याग करना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है। तो वही ये त्याग हमने दिया और कर रहे हैं, आज भी त्यागी है हमारा और सीख रहे हैं यही। उस समय के कौन से कलाकार आपको याद आ रहे हैं? क्योंकि उस समय कई दिग्गज कलाकार थे, चाहे स्वर्गीय जगत सम्राट चंद्र सिंह राही जी को ले लीजिएगा, लोक गायक सम्राट गोपाल बाबू गोस्वामी जी ले लीजिएगा, आप अजीत सिंह नेगी जी को ले लीजिएगा, कई बालन परदेसी, महेश तिवारी जी हो गए, जगदीश पकरोला जी भी आ गए थे उस समय, रेखा दसमाना जी आ गई थी, सिंह नेगी जी आ गए थे। उनके किन गानों को आप सुनते थे और कौन कौन से गाने उनके पसंद आते थे, और उस समय क्या लगता था कि अपने उत्तराखंड के लोकगीत कितने लोग पसंद करते थे? देखिए जी, उस टाइम पर जो है कि राही जी के गीत ज़्यादा लोग गाते थे और हम लोग ज़्यादा उनको सुनते थे, क्योंकि उस टाइम पर कंपटीशन नहीं था। मैं सही बताऊँ आपको कि उस टाइम पर गिने चुने कलाकार होते थे और कलाकार बड़ी मुश्किल से मिलता था। जैसे भरोसी लाल जी थे, भरोसी लाल जी एक अंधे थे, तो होली में वो भरोसी लाल जी थे, तो वो खंजरी बजाकर, कुटुलमंडा गांव के थे वो, तो वो खंजरी बजाकर ये तेरी ठंगरियों मरादा बस जालू काणू या सात समुंदर पार जान चमा, ये गीत वो जब सुनाते थे तो हम लोग जब सुनते थे तो
उन लोगों से प्रेरणा ली है। और उन लोगों के गीत गोपाल बाबू गोस्वामी जी हो गए, आदरणीय नगेंद्र सिंह नेगी जी हो गए, ये बात नहीं, वो बहुत गुरु हमारे सीनियर हैं, बहुत पुराने हैं वो भी। उनके गीत भी आज उत्तराखंड ही नहीं पूरा वर्ल्ड जो है कि उनके गीतों को सुनता है। तो इन लोगों से हम लोगों ने प्रेरणा ली। साथ ही जो है आप उत्तराखंड की लोक विधाओं पर भी जो है काम कर रहे थे, लोक विधाओं को भी जो आप बेहतरीन तरीके से जो है सीखते थे और उनको अपनी तालू में जो है वो करते थे। किस तरह का था लोक विधा और किस तरह से उत्तराखंड की लोक विधाओं पे आपने काम किया? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पूछा मुझसे। और जो लोक विधा जो 80 के दशक में या उससे पहले जो वाकई लोक विधा जिसको उत्तराखंड का पारंपरिक लोक संस्कृति जिसको कहते हैं, वो वाकई की वो 90 से पहले था। 90 के बाद जो है कि एक मॉडर्नाइज हो गया और अच्छे वाद्य यंत्र आ गए, अब डिजिटल साउंड हो गई, ये हो गया। लेकिन जब मैं तब की बात आपको बता रहा हूँ कि जब कोई साउंड का कोई मतलब एक थी नहीं, साउंड किसे कहते हैं ये पता भी नहीं था किसी को। तो मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, तो लोक विधा जो थी उस टाइम पे सुनने को जब मिलता था तो वो लगता है कि था कि वाकई ये क्लियर है, ये बज रहा है जो कि ऐसा बजता है, और जो ये गा रहे हैं कि ऐसा गाया जाता। अब तो क्या है कि अब साउंड कुछ इस तरीके से हो गई है कि आपकी डबल आवाज भी साउंड में आ जाती है, तो उससे क्या है कि पता नहीं चलता कि सिंगर अपनी आवाज में गा रहा है या कोई और उसके साथ भी गा रहा है। तो हमने वो लोक विधा सुनी है, खैर हो सकता है लेकिन मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैंने जो सुना है अपने। हम चाहते हैं कि सर आपको उन लोक विधाओं पे अगर अपनी कार से कुछ थोड़ा हमारे दर्शकों को सुना दें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। अब देखिए जी, सबसे पहले अगर संगीत को अगर कहीं उत्तराखंड में अगर मैं कहूँ तो चुना है तो वो है बद्दी प्रथा। तो जो हमारे गुरुजन लोग थे, बद्दी लोग थे, तो वो लोग आज से मतलब अब तो मतलब वो अलोप हो गए। अब तो उन्होंने भी छोड़ दिया है संगीत उंगीत, सब अपने नौकरी चाकरी में उन्होंने भी संगीत पे कोई रुझान नहीं है उनका, क्योंकि अब हर एक बच्चा अच्छा बजा रहा है, हर एक कलाकार अब एक से कलाकार आ रहे हैं, अच्छा बजा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं। तो मैं आपको जैसे रात टीरी साइड में जो बद्दी प्रथा होती थी, तो उस बद्दी प्रथा को बेड़ा गीत बोलते, जो बेड़ा लोग होते थे। तो मैं आपको राधा खंडी है, तो ये दादरा में है, वैसे 6 मात्रा में है। तो मैं राधा खंडी ताल में आपको वहाँ की एक जो बजाने का उनका तरीका था वो थोड़ा सुना, ठीक है? था टीरी का। दादरा में जो बजाया जाता था वो मैं आपको सुना रहा हूँ। आपने जो है हमें भी जो है उत्तराखंड की लोक विधाओं से जो है रूबरू कराया है। 1989 में जो है उसके बाद आप जो है दिल्ली आ गए। दिल्ली किस तरह से आना हुआ आपका, किस तरह से आप गांव छोड़ के फिर दिल्ली आए, क्या कारण रहा, थोड़ा उसके बारे में। हाँ, मैं दिल्ली मुझे जो आने का सौभाग्य मिला वो मेरे मतलब सहपाठी समझो, और हम मतलब देखिए साथ ही हमने जीवन गुजारा है, वो थे श्री राजेंद्र चौहान। वो और मैं
बहुत पहले से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह में या कोई भी संगीत के जो कुछ भी कार्य होता था तो उसमें हम दोनों बहुत मतलब एक ही बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। उसके बाद चौहान जी जब दिल्ली आ गए थे तो उन्होंने एक कार्यक्रम करवाया था नोएडा में स्टेडियम में 11 सेक्टर में। तो उन्होंने पहला कार्यक्रम करवाया था नोएडा में, पहाड़ी उत्तराखंडी कार्यक्रम। तो उन्होंने मुझे न्योता दिया था कि महेश यार अगर तो आना चाहता तो भाई आजा, और हमने यहाँ पे कार्यक्रम रखा है। तो उनके माध्यम से मैं यहाँ पे पहला जो 89 में 90 के दशक में उन्होंने कार्यक्रम किया था, तो उसमें मुझे ढोलक बजाने का सौभाग्य मिला। कौन कौन से उस टाइम कलाकार थे आपके साथ, और मंच पे किन किन के साथ आपकी संगत बढ़ी और किस किस के साथ आपका संपर्क बढ़ा, क्योंकि वहाँ पे कई सारे कलाकार पहुँचे हुए थे, तो किस तरह का माहौल रहा और अरिंदर चौहान जी उस टाइम क्या बजाते थे, थोड़ा सा? हाँ, मेरे बहुत मतलब कि अच्छे कलाकारों से, गुरुजनों से मेरा संपर्क हुआ। और राजेंद्र चौहान जी उस टाइम पर हारमोनियम प्ले करते थे, और मेरे जो एक सत्येंद्र नेगी हैं जो बांसुरी वादक है हमारे उत्तराखंड के, बहुत ही अच्छे, उनसे मेरा संपर्क हुआ। देवराज रंगीला जी से मेरा संपर्क हुआ, और राही जी हो गए, मतलब बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टों से, गुरुजनों से मेरा संपर्क हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि जब आप दिल्ली आए और उस कार्यक्रम के द्वारा आप जो है कई दिग्गज कलाकारों से आपकी मुलाकात हुई, और फिर धीरे धीरे आपका वो कारवां शुरू हो गया, और उनके साथ फिर आपका मंच हो गया, चाहे रिकॉर्डिंग्स हो गई, वो शुरुआत हो गई। हाँ जी, मैं सन 1990 में मैंने पहली रिकॉर्डिंग बकरौला जी के साथ की थी, और वो मेरी लाइफ की पहली रिकॉर्डिंग थी। तो बकरौली जी ने उसका म्यूज़िक किया था, और उसके बाद फिर देवराज रंगीला जी के साथ मैंने ढोलक पे संगत की, कई स्टूडियो में उनके साथ गया, और राही जी के म्यूज़िक में भी मैंने काम किया। तो पुराने लोग जो है कि मतलब काफ़ी पुराने लोगों से मतलब मेरी संपर्क मेरा होता रहा, तो बहुत सारे लोगों से, गुरुजनों से मेरा संपर्क। यानी हम कह सकते हैं कि उस समय की ज़्यादातर हिट कैसेटों में आपका जो है ढोलक वादक था, और क्योंकि आपके साथ जनसंपर्क और ज़्यादातर कलाकारों के साथ आपका मेल मिलाप हो गया था सभी, क्योंकि आप में प्रतिभा तो शुरू से ही थी, क्योंकि बचपन से ही माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पे है, तो आपकी ढोलक जो भी एक बारी सुनता था वो कहीं ना कहीं आपके और आकर्षित हो जाता था। ऐसा क्या लगता है आपके अंदर, क्या गुण थे कि हर कोई जो है आपको बुलाता था कि भाई महेश गंधर्व को ही बुलाया जाए, रिकॉर्डिंग के लिए हो चाहे मंच पे हो, ढोलक के लिए? हाँ, कुछ ये माँ सरस्वती का वरदान होता है, और सबसे बढ़कर होता है अपना व्यवहार। अगर आपके आचार विचार अच्छे हैं तो हर कोई आदमी या हर कोई इंसान आपको लाइक करेगा। तो यही मेरी एक सोच है, और अभी भी यही सोच रखता हूँ, यही दिमाग में रखता हूँ कि अगर अपने से कोई छोटा बच्चा भी मिलता है तो उसकी भी इज्जत करनी चाहिए, और उसी इज्जत के खातिर मैंने सभी लोगों के दर्शन किए। यानी गुरुजी हम कह सकते हैं कि 2000 से पहले, यानी 75 से लेके और 2000 के बीच का सफ़र जो आपका रहा, आपने उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला आपको, आपने काफ़ी कुछ सीखी भी, तालें सीखी आपने, लोक विधाएं को सीखा, साथ ही कई आपने एल्बम और कैसेटों के लिए भी आपने संगीत दिया, बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ आप जुड़े। किस तरह का वो सफ़र देखते हैं आप 2000 से पहले का पुराना सफ़र, और क्या याद आ रहा है और किस तरह से याद करते हैं उस पुराने सफ़र को आप? देखिए जी, पुराना जो सफ़र था वो एक सच्चा सफ़र था, हम आपको रियल बता रहे हैं। पुराना जो सफ़र था एक मेहनत वाला सफ़र था, और मेहनत से ही वहाँ पे चाहे संगीत हो, किसी भी काम को ले लीजिए आप, वो मतलब मेहनत से काम करने का कुछ आनंद ही कुछ और था। और आपका जो सफ़र है तो आप देख ही रहे हैं कि सब कंप्यूटराइज हो गया है, और गाने आपके गाने तक कंप्यूटर से तैयार होते हैं, उसमें ना ढोलक की ज़रूरत पड़ती है ना तबले की ज़रूरत पड़ती है। पहले का सफ़र सही था, पहले का सफ़र बहुत सुंदर था। पहले का सफ़र जो है कि लाइव होता था, जो कुछ करना है सबके आंखों के सामने होता था। और अब क्या है कि सिंगर अपने गानों की डबिंग कहते हैं उसको, कि गाना अपना गाना खाली गाना ही गाना गा के चला जाता है, और उसके पास पूरा गाना तैयार होके उसके गांव में पहुंच जाता है। तो आज कल का ये है
तो कहने का मतलब है कि पहले का सफ़र जो है कि सबको काम मिलता था, सबको एक सीखने का मौका मिलता था। जो कलाकार है अब क्या सीखा, कुछ भी सीखने को नहीं मिलता, सारा काम सारा तो कंप्यूटर ले गया। तो ये मेरा कहना है कि पहले का किस तरह से याद करेंगे और कौन सी धुन हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम ब्रेक लेते हैं। हाँ, तो मैं आपको एक दादरा भी सुना देता हूँ और एक कैरवा सुना देता हूँ कि पहाड़ी कैरवा जो है कि किस तरीके से बसता है। बिल्कुल। उत्तराखंड की लोक विधाओं को से वह सीखा है, अपने गुरुओं से सीखा है और निरंतर कई एल्बम्स, कैसेट्स और स्टेज कार्यक्रमों के द्वारा आज वो अपनी पहचान बना चुके हैं। फिलहाल हम रुकते हैं ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, क्योंकि 2000 के बाद एल्बम्स का ज़माना आ गया, मंचों का कार्यक्रम में ज़्यादा परफॉर्मेंस होने लगी और वेस्टर्न म्यूजिक भी आ गया। उन पे ये क्या सोचते हैं, नए नए संगीतकार आए, उनके बारे में क्या सोचते हैं, नए गायक आ गए हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह से उनको क्या लगता है कि जिस तरह से ये पिछले 35-40 सालों से उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं, क्या संस्कृति विभाग हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे उत्तराखंड राज्य सरकार हो, क्या इनको कोई सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन मिला है या नहीं मिला है, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे और आगे अब ये क्या करना चाहते हैं, इनकी क्या इच्छा है, क्या इनके एम्स रहेंगे, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं उत्तराखंड के बेहतरीन ढोलक वादक महेश गंधर्व जी से। महेश गंधर्व जी पिछले 30-35 सालों से निरंतर उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं और अपने वाद्य यंत्रों और ढोलक के माध्यम से स्टेज कार्यक्रमों, चाहे उत्तराखंडी एल्बम्स या उत्तराखंडी संगीत, जहाँ पे भी हो उनकी उपस्थिति रहती है, वो अपनी पूरी भागीदारी जो है वहाँ पे अपनी निभाते हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको उनके शुरुआती जीवन से रूबरू कराया, उनके शुरुआती जीवन से हमने किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया उनसे आपको रूबरू कराया। अब जो है 2000 से लेकर 2022 तक के सफर को हम आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि 2000 से लेकर 2022 के बीच में क्या क्या इनके साथ घटित हुआ, क्या क्या इनके संघर्ष रहे, क्या मंजिलें इन्होंने पाई, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। आइए चलते हैं, फिर से एक बार अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गंधर्व जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। धन्यवाद सिलूरी जी, आपने मुझे तमाम जितने दर्शक हैं उनसे रूबरू करवाया और मेरी जो जीवनी है वो आपने सब लोगों तक पहुंचाने की जो ये कोशिश मुहिम कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत दिल से आभार करता हूँ। सर, हम चाहते हैं कि फिर से कार्यक्रम की शुरुआत अगर किसी डांस नंबर से कर दें या किसी मंडाण से कर दें तो बहुत ही बेहतरीन होगा। हाँ जरूर, बिल्कुल बहुत अच्छा बोला आपने। अब मैं एक जो हमारे उत्तराखंड में मंडाण जिसमें जो नहीं भी नाचने वाला होता है वो भी नाच लेता है, तो मैं वो मंडाण आपको सुना। जब भी ये ताल लगती है तो हर कोई जो है झूमने को मजबूर हो जाता है जी। आप सर नजीमाबाद में भी जो है आकाशवाणी में भी कई परफॉर्मेंस देते थे, आप जो है वहाँ पे रजिस्टर कलाकार थे, आप वहाँ पे जो है परफॉर्मेंस अपने ढोलक वादक के द्वारा जो है हर स्टेट के कार्यक्रम में जो है आप ढोलक वादन करते थे। किस तरह का माहौल रहता था और क्या याद आ रहा है? हाँ, मैं आकाशवाणी में 1995 से रजिस्टर्ड था और कुछ कारणवश जो है कि मैं थोड़ा आकाशवाणी से मतलब है कि वहाँ का जो भी कार्यक्रम होता है तो वो मैं अटेंड नहीं कर पाता था। तो मैं वहाँ पे जो मेरी संगत होती थी वो ढोलक वादन से होती थी और तमाम बुंदेलखंडी
और अपने यूपी के जितने भी गीत होते थे, अपने उत्तराखंड के जितने भी गीत होते थे, उनमें मुझे ढोलक बजाने का वहाँ पे सौभाग्य मिला। उत्तराखंड से कौन कौन से कलाकार उस टाइम आते थे, और जब उत्तराखंड के कलाकार वहाँ पहुँचते थे तो दिल में कैसा आपको सुकून मिलता था कि यार अपनी माटी के लोग कलाकार आ रहे हैं? किस तरह का रहता था? जी, उस टाइम पर बहुत पुराने कलाकार जैसे शिव प्रसाद पोखरियाल जी, जिनका गीत बहुत फेमस हुआ कि जो भयू की होली होली वो कटा रहा, अणमिला भयू को लोग उठाटा लगा। तो ऐसे ऐसे गीत वहाँ पे, और राम रतन काला जी हो गए जैसे, उनके गीत जो होते थे तो उनमें बजाने का एक मुझे मौका मिला, सौभाग्य मिला। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को वहाँ पे मिला, और मेरा जो अनुभव है वो पुराने लोगों से बहुत प्रेरणा मुझे मिली। क्योंकि उत्तराखंड के कई ऐसे कलाकार हैं जो आकाशवाणी से निकले हैं, और कई दिग्गज कलाकार भी जो है आकाशवाणी में परफॉर्मेंस देते थे। अच्छा लगता था उनसे मिलकर, और क्या यार गुरु लोग हैं और गुरुजन लोग हैं, और उत्तराखंड की लोक विधा को अच्छी तरीके से इन्होंने समझा है, और उस विधा पे जो पारंपरिक लोक विधा हमारी जो लोक शैली है उस पर ये लोग जो उसको गाते हैं, तो उस गाने के साथ उन गीतों के साथ हमें जो ढोलक पर संगत या किसी भी ढोल दमाव किसी भी वाद्य से अगर हम लोग संगत करते हैं तो हमारा एक बड़ा सौभाग्य है। 2000 के बाद जब उत्तराखंड राज्य बन गया, उसके बाद एल्बम की एक भरमार आ गई, एल्बम्स का ज़माना आया, और एल्बम में जो है कई नए कलाकार भी उस समय आ गए, और एल्बम्स में जो है लगातार रिकॉर्डिंग्स होनी शुरू हो गई। क्योंकि आप जो है मंजेबे कलाकार थे, स्टेज कार्यक्रम कर रहे थे, बड़े बड़े कलाकारों के साथ आप जो है रिकॉर्डिंग्स भी कर रहे थे। जब एल्बम का ज़माना आया, किस तरह का माहौल था उस समय, और क्या लगता था कि काम किस तरह से आने लगा आप लोगों के पास? हाँ, उस टाइम पर जो रिकॉर्डिंगें होती थी 2000 के बाद, तो वो बहुत एक मतलब बहुत 2-3 रिकॉर्डिंगें एक दिन में हम लोग बजाते थे, उसमें संगत करते थे, म्यूज़िक करते थे, संगीत करते थे, और तमाम मतलब कि नए नए कलाकारों से मतलब उस टाइम पर बहुत ही अच्छा लाइव काम होता था। लाइव जो रिकॉर्डिंग होती थी तो उसमें सभी कलाकारों को काम करने का मौका मिलता था। ठीक है, आपने जो सर लाइव रिकॉर्डिंग में भी जो है अपनी परफॉर्मेंस दी है, और साथ ही जब रिकॉर्डिंग होती थी तब भी आपने दी है। लाइव रिकॉर्डिंग में कितना टफ होता था, क्योंकि अगर वहाँ पे एक भी संगीतकार से अगर या एक भी म्यूजिशियन से अगर कोई गलती हो जाती थी तो फिर रिटेक होना पड़ता था, तो कितना मुश्किल होता था लाइव रिकॉर्डिंग्स में? देखिए जी, पहले जो रिकॉर्डिंग होती थी वो स्कूल पे रिकॉर्डिंग होती थी, और 4 ट्रैक होता था। तो अगर गाने के 4 अंतराएं हैं तो चारों गानों के अंतराओं को याद रखना पड़ता था, और उसका जो एक फर्स्ट इंट्रो म्यूजिक होता था, और सेकंड M1 होता था, और थर्ड M2 होता था। वो सारा संगीत दिमाग में रखना पड़ता था। अगर जो जरा सी भी मिस्टेक कहीं पे होती थी तो फिर शुरू से ही फर्स्ट गाने के इंट्रो से ही फिर से बजाना पड़ता था हम लोगों को। तो इसलिए हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ता था, और पहले हर कलाकार बड़े दिमाग से काम करता था। जो पहले के कलाकार होते थे वो अच्छा काम करते थे। एल्बम्स के बाद जो है हमने देखा कि जागर सम्राट प्रीतम वर्तमान जी आ गए, लोक गायक गजेंद्र राणा जी आ गए, उसके बाद मंगलेश डंगवाल हो गए, साहब सिंह रमोला हो गए, वीरेंद्र राजपूत हो गए, ललित मोहन जोशी जी हो गए, जगमोहन दिगारी हो गए, बलवीर राणा जी, पुष्कर महर, प्रहलाद मेहरा जी, कई सारे कलाकार, आशा नेगी जी हो गई, कल्पना चौहान, आपकी रेखा दसमाना, कई ऐसे कलाकार आ गए मार्केट में, और हर कोई जो है रिकॉर्डिंग्स करता था, और उनकी एल्बम्स भी जो है हिट होती थी। क्या लगता था उस समय जब रिकॉर्डिंग होती थी तो किस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था? क्या उत्तराखंडी फोक टच पर उसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, या म्यूजिक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था? देखिए जी, आपने जितने भी नाम ये कलाकारों के गिने हैं, गायकों के गिने हैं, उनमें तकरीबन मैंने सबके साथ संगत की है, सबके साथ रिकॉर्डिंगें की हैं, प्रोग्राम भी किए हैं। जितने भी आपने नाम लिए हैं वो एक ही बात है, आपने नाम लिया। और आपने कहा पूछा मेरे से कि उस टाइम पे गीत पे, संगीत पे क्या आपको क्या अनुभव होता था, तो मैं ये कहता हूँ कि उस टाइम पे गीत इतने अच्छे होते थे, साहित्य
गीत होते थे और संगीत भी बिल्कुल साफ सुथरा संगीत बनता था और संगीत बहुत ही अच्छे ढंग से संगीत अच्छे ढंग से बजाया जाता था। तो उस टाइम बड़ा दोनों का कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं, दोनों का मिलान संगीत का भी और गीत का भी बहुत अच्छे ढंग से रहता है। आपको किस गाने में ज़्यादा बजाने में आपका ज़्यादा एक मन करता था कि भाई जहाँ उत्तराखंड का लोक संगीत या लोक विधा आपको नज़र आती थी और लोक पैटर्न वहाँ पे आता था, तो कितना दिल को सुकून मिलता था आपके? देखिए जी, मुझे अगर मुझसे पूछते हो तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारा फोक है, जो हमारा लोक वाद्य है, लोक शैली है हमारी, उसमें जो फोक जो जागर शैली में बसता है, या जैसे जोनसार के नाटी कणा ताल हैं, और जो भी हमारा बेड़ा ताल, जो भी हमारे मतलब के फोक जो जितने भी हमारी ताले हैं उनमें बजाने में बहुत आनंद आता है और पहले भी बहुत सुंदर, पहले से ही सुंदर। हम चाहते हैं कि कुछ अगर तालें अगर हमारे दर्शकों को आप सुना दें तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। हाँ, मैं जैसे अभी आपको जोनसार के 2-3 ताल अभी बजा देता हूँ। तो लीजिए जोनसार का नाटी ताल। जब रिकॉर्डिंग होती थी तो उस समय जो है दिग्गज कलाकार भी जो है स्टूडियो में पहुंचते थे, उनके सामने आप रियाज भी करते थे, म्यूजिक डायरेक्टर रियाज कराते थे, आप साथ में जो है वाद्य यंत्र बजाते थे। किस तरह से लगता था जब दिग्गज कलाकार भी स्टूडियो आते थे और आपके सम्मुख बैठ के रियाज करते थे, तो कैसा महसूस होता था? जो पहले के जो दिग्गज कलाकार थे, जो गुरुजन कलाकार थे, वो कलाकार, वो गायक जो है कि उनको पूरा मतलब है कि उनको पूरा पता होता था कि गीत कितनी मात्राओं में बज रहा है और इसमें कितनी मात्राएं चाहिए या किस गाने में कितनी मुर्कियाँ लगेंगी। तो उस समय हम बहुत ज़्यादा उनके सामने रिहर्सल करने, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती थी ताकि गीत बिल्कुल एकदम छंद उसका बढ़िया करके बन जाए। तो उस टाइम पे उन गुरु लोगों से बिल्कुल पाँव कांपते थे उनके सामने बैठने में, पाँव अंदर घुसने, स्टूडियो के अंदर घूमने, जब नाम सुनते थे कि नेगी जी आ गए या क्या कहते हैं चंद्र सिंह राय जी आ गए या बकरोला जी आ गए या जैसे जीत सिंह नेगी जी आ गए, इन लोगों का अगर हमने इतना ही सुन लेते थे कि वो लोग आए हैं तो हमारे कान जो है कि 4 हो जाते थे, 1 नहीं 2 कान नहीं 4 कान। बहुत दिमाग से उनके सामने काम करना पड़ता था। और ये आज हमारा जो है कि सौभाग्य है कि हमने उन बड़े बड़े गायकों के साथ संगत की। कौन कौन सी कैसेटें अगर याद आ रही हूँ आपको, कौन कौन से कैसेटों में जो सुपर हिट रही हूँ, और कौन सी याद आ रही है जिसमें आपने रिदम दिया हो, अपना ढोलक पर बजाया? देखिए जी, अब वैसे तो मैंने 2,500-3 हज़ार कैसेटों में काम किया है, लेकिन अब इतना याद तो नहीं होगा। लेकिन जैसे मेरे को कुछ याद है कि जैसे दीवान कनवाल जी की अल्मोड़ा की उनकी रिकॉर्डिंग बजाई थी, बाटा का जंजीरा, और आपका ललित मोहन जोशी की नैनीताल की मंदूली, और जैसे आपके राय जी का भी मैंने, हीरा सिंह राणा जी की भी रिकॉर्डिंग की है मैंने, वीरेंद्र नेगी जी के साथ ही की थी, 2-3 रिकॉर्डिंगें उनके साथ की थी। और क्या कहते हैं आपके हमारे आदरणीय जो महान लोग गायक हैं, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी की जो नौछम्मी नारायण जब निकली थी तो उसमें मुझे ढोलक बजाने का सौभाग्य मिला था। सुरमा सरेला हो गया, और कई सिंगर हैं जैसे गजेंद्र राणा हो गए, तिलराज चुफली को, जैसे आपका मंगलेश डंगवाल हो गया, हो गए जैसे। तो क्या कहते हैं कि तकरीबन मैंने जितने भी आर्टिस्ट हैं उत्तराखंड के सबके साथ संगत की है, और ये मेरा सौभाग्य है। यानी हम कह सकते हैं कि आपने ज़्यादातर सुपरहिट गानों में, जितने भी सुपरहिट या डीजे और लोक संगीत से जुड़े हुए गाने थे, उन ज़्यादातर सभी में आपने जो अपना रिदम दिया है, अपना ढोलक से दिया, और अपना भी योगदान कहीं ना कहीं आपने उन गानों में अपना दिया है।
हाँ जी, बिल्कुल। जो हमने जो ये लोक शैली है, पहले इसको अगर हम इसको अपने याद नहीं करेंगे, इसको बजाने का तरीका नहीं सब सोच आएगा हमें, तो देखो हम किसी भी स्टेज पे कोई सा भी गाना नहीं कर सकते हैं। तो जब हमें कुछ बजाना, जब गायकों को या म्यूजिक डायरेक्ट संगीतकार को लगा कि नहीं यार ये बजा सकते हैं इस गाने को, तो हमें मतलब कि उसके लिए बहुत एक मेहनत करनी पड़ी, और मेहनत की है हम लोगों ने। फोक पे हमने बहुत मेहनत की है और कर रहे हैं, अभी भी सीखते हैं फोक को। आपने ज़्यादातर उत्तराखंड के हर संगीतकार के साथ जो है अपना रिदम बजाया है, हर संगीतकार के साथ आप क्या एक बहुत अच्छा तालमेल रहता है। किन किन संगीतकारों के साथ आपका तालमेल है? और क्योंकि हमने देखा कि रिकॉर्डिंग हो चाहे मंच हो, आप हर जगह पहुंचते हैं और हर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति रहती है, तो किस तरह का माहौल रहता है और किस तरह का आपने साथी कलाकारों के साथ आपका रहता है? मैंने तकरीबन बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया है, और जिसमें कि एच सोनिक पम्पम जी जो नेगी जी की और प्रीतम भरद्वाज जी की रिकॉर्डिंग ज़्यादातर वो ही म्यूज़िक डायरेक्शन करते थे, म्यूज़िक देते थे, उनके साथ काम किया। और आपका भोजपुरी में बहुत 2-3 म्यूज़िक डायरेक्टर है, उनके साथ काम किया। और आपका बकरौला जी के म्यूज़िक में भी काम किया मैंने, और वीरेंद्र नेगी राही जी के म्यूज़िक में भी काम किया चंद। और आपका राजेंद्र चौहान जी के साथ तो बहुत न जाने कितनी ललित में उनकी इतनी कैसेटें मैंने की हैं कि उनके साथ बहुत, मैं चौहान जी से बहुत जुड़ा हुआ रहा, तो उनके साथ भी मैंने बहुत म्यूजिक किया। और क्या कहते हैं आपके, और बड़े मतलब कि बहुत अच्छे म्यूजिक, देवराज रंगीला जी हो गए, आपके संतोष खेतवाल जी हो गए, आपके रज्जू बिष्ट हो गए, और आपके संजय कुमोला जी की क्या उनका तो जवाब नहीं है, संजय कुमोला भाई का। और बहुत मृदुभाषी है, बहुत अच्छे है। और मैंने उनके साथ न जाने बम्बई पता नहीं कितनी दूर तक वो मुझे अपने साथ ले गए हैं। मोती शाह जी के साथ भी आपने काफ़ी, और अपने भाई मेरे छोटे भाई लगते हुए से, लेकिन अनुभव उनको बहुत ज़्यादा है, और बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत अच्छे संगीतकार हैं श्री मोती शाह जी। और मोती शाह जी के साथ नरेंद्र अजनबी भाई के साथ मैंने बहुत स्टेज शेयर किए हैं। और उनके साथ कभी बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, आज से 30 साल पहले मैं क्रिएटिव गाजियाबाद में उनके साथ मैंने रिकॉर्डिंग में क्या कहते हैं ढोलक पर संगत भी की है उनके साथ, बहुत मदद। तो ये मेरा अनुभव बड़ा अच्छा लगता है स्टेज पे, यह मंच हो कि बड़े कलाकारों के साथ हम अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। और मैं आपको बड़े कलाकारों के नाम गिना देता हूँ कि जिनके साथ हम लोग स्टेज में रहते, तो मैं बहुत ही एक फ़ख्र मतलब कि महसूस होता है। जैसे आदरणीय हमारे नेगी जी हो गए, श्री प्रीतम भरद्वाज जी हो गए, शिवदत्त पंत जी हो गए, हमारे छोटे भाई मुकेश कटेज जी हो गए, और अनुराधा निराला जी हो गई, कल्पना चौहान जी हो गई, मीना राणा जी हो गई, और कई कलाकार ऐसे हैं, बड़े कलाकार ऐसे हैं जैसे मंगलेश डंगवाल जी, गजेंद्र राणा जी हैं, काफ़ी मतलब कि अब कितने नाम हो, जैसे किशन महिपाल भाई हो गए। तो कई लोग, ये सब बड़े कलाकार हैं और दिग्गज कलाकार हैं, और इनके साथ काम करने से, इनके साथ संगत, ढोलों पर संगत करने से एक अलग ही अनुभव मिलता है, कि ऊर्जा मिलती है हम लोगों को। यानी हम कह सकते हैं आपने जाकर उत्तराखंड की हर दिग्गज कलाकार के साथ स्टूडियो भी शेयर किया है और मंच भी शेयर किया है। स्टेज का कलाकार हो, चाहे कैसेट का कलाकार हो, चाहे वो गीत संगीत का कलाकार हो, चाहे म्यूजिक का कलाकार हो, आपका तालमेल हर किसी के साथ है। हर कोई चाहता है कि महेश गंधर्व जी को जो है बुलाया जाए ढोलक पे, और उसी के कारण आज जो है आपका नाम एक जन परिचित नाम हो गया उत्तराखंड गीत संगीत में। और हर कोई जो है आपको बुलाता है अपने मंच को है, चाहे रिकॉर्डिंग के लिए हो, हर कोई चाहता है कि महेश गंधर्व आए और वो हमारा ढोलक पे साथ दे। हाँ, ये मैं सभी कलाकारों का एक शुक्रगुजार हूँ, और सभी कलाकारों को अपने दिल से उनकी इज्जत करता हूँ कि वो लोग मुझे अपने किसी भी कार्यक्रम हो या रिकॉर्डिंग हो, वो लोग मुझे बुलाते हैं और मुझे सेवा का अवसर देते हैं। और तमाम जितने हमारे उत्तराखंडी जो लोग हैं उनसे मेरा कि आमने सामने रूबरू करवाते हैं मुझे, और मेरी जो कला का जो प्रदर्शन है वो सब उत्तराखंडी लोग को देखने का मौका मिलता है। सर 2000 से लेके 2010-12 तक लगातार जो है एल्बम का जमाना रहा
काम काफ़ी मिलना है आपको, क्योंकि हर नया गायक जो है रिकॉर्डिंग करता था, लेकिन अचानक जो है इस पर भी ब्रेक लगा। इसके ब्रेक लगने के बाद यूट्यूब का ज़माना आ गया, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, और हर कोई जो है 8 गाने के कारण पहले 8 गाने रिकॉर्डिंग करता था, लेकिन अब 1 या 2 गाने ही रिकॉर्डिंग करने आता था। कितना फ़र्क पड़ा आप लोगों पे, क्योंकि कलाकारों पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, टेक्निकल जो आप लोग होते थे उन पे ज़्यादा फर्क पड़ा, किस तरह से? हाँ, ये जो आपने बात कही है बहुत अच्छी बात कही सरूर जी। जब 2010 के 2010 में और जो रिकॉर्डिंगें हुआ करती थी उसमें सारे लोगों को काम मिलता, सारे संगीतकारों को काम मिलता था जो संगीत से मिले हुए थे, संगीत का काम करते थे। अब जो YouTube का आपने जब बोला ज़माना आ गया है, वाकई एक बहुत ही हमारे जितने भी कलाकार हैं उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि YouTube में एक गाना रिकॉर्ड होता है और वो सारा कंप्यूटर से रिकॉर्ड होता है, और उसमें किसी म्यूजिशियन की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। एक आध म्यूजिशियन वो कीबोर्ड वगैरह के लिए बुला लेते हैं, बाकी कुछ नहीं, बाकी सारा कंप्यूटर से हो रहा है। तो क्या है कि हम लोगों का काम तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जितने भी हम रिदमिस्ट थे, हम रिदम वालों का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि काम सारा तो कंप्यूटर कर रहा है। तो जिस तरह से अब फ्यूजन्स भी आ गए हैं और आपके पुराने गानों को जो है नए गायक जो है फ्यूजन्स और मजहब के द्वारा जो है यूट्यूब और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और लाखों मिलियन व्यूज़ भी उनको मिल रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए जी, ये है कि जो पहले के कलाकारों के गीत, जो जिन कलाकारों ने गीत गाए, आप पहले के गीत सुनिए और आज सुनिए, तो आज का जो दौर चल रहा है वो दौर ऐसा चल रहा है कि आप गीत को ना ले, आप सिर्फ एंजॉय को ले, एक मौज मस्ती ले, बस मौज मस्ती दिमाग में रखे। अब ये पता नहीं चलता कि गीत तो कारगिल का गाया जा रहा है और हम लोग सब डांस कर रहे हैं उसमें। गीत जो है कि बेटी विदाई का चल रहा है और हम लोग उसमें डांस कर रहे हैं। तो मतलब अब गीतों का तो कोई पूछ ही नहीं रहा गीत क्या है क्या नहीं है। तो ये एक उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी हानि है। यानी हर कोई अब जो है डीजे सॉन्ग्स और उसमें वेस्टर्न संगीत को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, और उत्तराखंड की जो लोक विधाएँ थी, लोक संगीत था, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। हाँ, उत्तराखंड की लोक विधाएँ तो अब है ही नहीं, क्योंकि सारा तो वेस्टर्नाइज हो गया है। उसमें दुनिया भर का कंप्यूटर से, मतलब गीत का पता ही नहीं चलता ये गीत साउथ अफ्रीका का है या बॉलीवुड का है या हॉलीवुड का गीत। एक जब उसका म्यूजिक आता है तो पता नहीं चलता ये हमारा, क्योंकि उत्तराखंड का जो मीठा संगीत है, मीठा साज है, एक जो मतलब बांसुरी जो बजती थी पहाड़ों में, जब उस धार में वो बांसुरी बजे तो एक लगता था कि उत्तराखंड का संगीत है। नहीं तो ज़्यादातर हर स्टूडियो में जो है रिकॉर्डिंग्स की है। कौन कौन से स्टूडियो आपको याद आ रहे हैं जिनमें आप रिकॉर्डिंग्स करते हैं? और क्योंकि दिल्ली एनसीआर में काफ़ी सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो हैं, क्या याद है? हाँ जी, मैंने तो सिरूर जी बहुत सारी जितने भी स्टूडियो, तकरीबन जितने स्टूडियो हैं सभी में काम किया है। जैसे एस कल्याणी स्टूडियो है, सरस्वती स्टूडियो है, और आपका टी सीरीज़ के जितने 3-4 जो स्टूडियो हैं वहाँ के, लक्ष्मी वगैरह बहुत है, और भी जितने भी स्टूडियो टी सीरीज में किया है। और आपका रामा स्टूडियो, जब रामा कभी आपका पहाड़गंज में हुआ करता था है, तो उस टाइम का बता रहा हूँ, क्योंकि रामा स्टूडियो में काम किया है और नीलम स्टूडियो में काम किया है, और संजीवनी स्टूडियो, सुर संगम स्टूडियो, कितने स्टूडियो, आपको वो स्टूडियो तो बहुत हैं, वो मेरे को ध्यान नहीं है। यानी आपने ज़्यादातर हर स्टूडियो में अपनी परफॉर्मेंस दी है और हर स्टूडियो में जाके जो है अपने रिदम बजाया है। हाँ जी, हर स्टूडियो में जाके कम से कम कुछ भी नहीं तो कम से कम दिल्ली में ज़्यादा कम से कम 100 स्टूडियो में तो हम लोगों की एंट्री हुई है, मेरी एंट्री हुई है। मेरे साथ के कलाकार तो न जाने कितने, उन्होंने तो न जाने कितने सारे स्टूडियो में काम किया है, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो ये कि जितना मुझे पता है वो मैं आपको बताऊँ। गदर जी, आज के समय में हमने देखा है कि उत्तराखंड में कई सारी नई प्रतिभाएं आ गई है, चाहे उसमें सुभाष पांडे जी लगा लीजिएगा, रंजीत भाई को लगा लीजिएगा, अमित को लगा लीजिएगा, गौरव पंत लगा लीजिएगा, अनुराग को लगा लीजिए आप, साथ ही इसमें चाहे सदानंद जी को लगा लीजिएगा, सागर भाई को लगा लीजिएगा। कई सारे ऐसे रिदम प्लेयर आ गए हैं जो ढोलक भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं, कई विधाओं को बजाते हैं। उनके साथ किस तरह का तालमेल, और क्या लगता है जो युवा पीढ़ी आ रही है कितना आगे बढ़ा रही है अपने संगीत को?
देखिए जी, मैं सभी कलाकारों की बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ और सब कलाकार बहुत अच्छे कलाकार हैं। जितने भी आपने नाम गिनाए तो सब अच्छे कलाकार हैं, सब अपनी अपनी जगह बहुत महारत हासिल है इन सबको। और मैं भी इन लोगों के बीच से ही हूँ, मैं भी सीखता हूँ इन लोगों से, ऐसी बात नहीं है। हालांकि मैं इनसे बहुत सीनियर हूँ, उनसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ। जब इन्होंने सीखा नहीं होगा, मैंने बजाना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं सब कलाकारों की बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ और मैं सभी नए कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। और जितने भी आपने नाम गिनाए, सुभाष भाई हो गए, सत्येंद्र हो गया, अपना सतीश भाई हो गए, अपना क्या कहते हैं आपका देहरादून में रणजीत भाई हो गए, जो भी अपने पहाड़ी कलाकार हैं, जो उत्तराखंड के कलाकार हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं। हमने देखा कि कोरोना के काल के समय पे जो है कलाकारों पे सबसे बड़ी मार पड़ी, क्योंकि आप लोग जो है स्टेज कार्यक्रम और रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही जीविका कमाते हैं और आप तो खासतौर से ढोलक वादक पे ही अपना पूरा जीवन आपने लगा दिया है। उस समय आपको कितनी तकलीफें आई और क्या लगता है कि संस्कृति विभाग हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे उत्तराखंड की संस्थाएं हो, कुछ आपकी मदद किसी ने करी या आपकी सुध ली किसी ने? देखिए जी, कोरोना काल से पहले हम लोगों का ठीक ठाक रूटीन चल रहा था और हम अपने परिवार का जो भी पालन पोषण था, भरण पोषण था, हम सही ढंग से कर रहे थे। लेकिन जब कोरोना काल आया तो हम लोग जो है कि बहुत मतलब अस्वस्थ, बिल्कुल एकदम असहाय हो गए हम लोग। और हम लोग मतलब ये कि बिल्कुल एकदम बस ये सोच लिया हमने कि हमारा ज़िंदगी में मतलब इस दुनिया में कोई नहीं है ज़िंदगी जीने के लिए। तो अब आपने कहा प्रशासन, देखो प्रशासन किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। अगर माने हमको महीने में अगर किसी ने अगर 10 किलो आटा देने की कोशिश की, वो 10 किलो आटा मेरा 4-5 बच्चों का मतलब एक ही परिवार है मेरा, 4-5 सदस्यों का, तो उस 10 किलो आटे में मैं अपना 1 महीने गुजार लेता क्या? तो मतलब बहुत परेशानियाँ हमने देखी है और भगवान ना करे कभी ये परेशानी कभी दोबारा आए। और हम लोग बहुत किसी प्रशासन ने, कोई चाहे संस्कृति विभाग हो, कोई भी प्रशासन हो, कोई हमारी ऐसी मदद नहीं हुई। संस्कृति विभाग वैसे तो धरातल पे जो है हमने देखा कि कई योजनाएं को लेके आती है, कई कलाकारों को जो है वो प्रोत्साहन भी करती है, काम भी देती है, लेकिन क्या लगता है कि वो धरातल तक नहीं पहुंच पाते, हर कलाकार तक नहीं पहुंच पाते और ये कहीं ना कहीं कुछ कमी है। देखिए जी, संस्कृति विभाग के जो है वो अपने एक सरकारी तौर से वो अपना कार्य कर रही है। देखो हम उनसे कोई नाराज नहीं है, नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब न जाने कितने कलाकार हैं, कम से कम 20,000 कलाकार एब्रोड हैं, पता नहीं रजिस्ट्रेशन है तो ये कितने कलाकारों का है। अब वो जितना उनसे होता है वो उतना वो करते हैं। लेकिन क्या है कि सवाल ये कि सब लोगों तक वो नहीं, जिनको जरूरत है उनको नहीं पहुंचता है। जैसे मैं हूँ, मैंने अपने 30-35 साल इस ढोलक बजाने के अलावा दूसरा काम ही नहीं किया है। तो मेरा तो यही है ना, मेरे को गाड़ी चलानी आती है, या कोई मेरी सब्जी की दुकान नहीं है, या कोई और दूसरा रोजगार नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अब हमें तो अगर माने मदद कहीं से नहीं मिली तो हम तो नाराज ही रहेंगे उनसे। यानी आप तो पूरे जो है ढोलक पे ही निर्भर है, स्टेज कार्यक्रमों पे निर्भर है और रिकॉर्डिंग पे ही आप निर्भर है। अगर ये बंद हो गया तो आपका काम भी जो है खत्म। हाँ जी बिल्कुल। अगर अब रिकॉर्डिंग तो है ही नहीं, बहुत कम है रिकॉर्डिंग सर। रिकॉर्डिंग तो अब सारा काम तो कंप्यूटर करता है, हम लोगों को तो बुलाया नहीं जाता रिकॉर्डिंग में। और थोड़ा बहुत जो हमारा जो गुजर बसर चल रहा है वो हमारा एक लाइव जो कार्यक्रम होते हैं, स्टेज कार्यक्रम जो होते हैं, उनसे हम थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, थोड़ा बहुत, और उससे गुजर बसर चल रही है। और जब उत्तराखंड संस्कृति का भी काम थोड़ा बहुत अब बिल्कुल लग रहा है कि ऐसा है, तो इधर उधर जैसे अपना हिंदी भी अगर कहीं पे मिलता है, भोजपुरी मिलता है, तो हमें जाना पड़ता है। साथ ही सर हमने देखा है कि कई कलाकार ऐसे हैं जो अब गुमनामी में चले गए या इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी जो है संस्कृति विभाग हो चाहे राज्य सरकार की तरफ से कोई इस तरह की मदद हमने नहीं देखा। क्या लगता है कहीं ना कहीं उनका परिवार को ठेस नहीं पहुंचती, क्योंकि जब उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी इस पे लगा दी है तो कुछ ना कुछ उनको मान सम्मान तो मिलना चाहिए। देखिए जी, सरकार
की बात आपने की है, तो सरकार तक पहुंचाने वाला कौन है सर? अब कोई गुमनामी में अगर माने किसी की कोरोना काल में या कैसे उसकी मतलब कि मृत्यु हो गई, लेकिन अब सरकार तक किसने उसको बताया कि उस कलाकार की वहाँ पे मृत्यु हो गई? हम आपस में ही तो कहते हैं कि सरकार तक पहल हम लोग करते नहीं है ना। हम लोग तो आपस में बटे हुए हैं, गुट बने हुए हैं हम लोगों के हैं। दिल्ली वालों का गुट अलग बना हुआ कलाकारों का, देहरादून के कलाकारों का गुट अलग बना हुआ, एकता हम लोगों में है नहीं। तो सरकार तो चाहती है कि कोई एक जन समूह, कलाकारों का जन समूह आए और वो सामने उनके धरने पे बैठे और फिर उनसे कहे कि भाई हमारे कलाकारों की जो परेशानी इनको दूर करो। यानी आप कह रहे हैं कि एकजुटता होनी बहुत जरूरी है, सभी को जो है एक मंच के तले आना पड़ना। मैं सभी कलाकारों से कहता हूँ, कोई कलाकार विशेष करके, मैं पहले तो जितने भी नॉन उत्तराखंडी है उनसे भी कहता हूँ, क्योंकि संगीत तो किसी का अपना नहीं है, संगीत की कोई जात नहीं होती है, ना कोई बिरादरी है। तो मैं सभी कलाकारों से ये कहता हूँ कि हमें एकजुट होना चाहिए और एकजुट एक संस्था ऐसी बननी चाहिए कि जिसमें कि सब कलाकारों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये नहीं कि देहरादून वाले हैं तो देहरादून वाले रजिस्ट्रेशन करेंगे, दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली वाले रजिस्ट्रेशन करेंगे अलग से। फिर क्या होता साहब के आपस में लड़ते रहते हैं, सरकार तक बात पहुंचती नहीं है। सर जाते जाते हम चाहते हैं कि अब आगे आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से, क्या आप पूरी ज़िंदगी अपनी जो है इसी ढोलक वादक में और उत्तराखंड के गीत संगीत और लोक विधाओं में जो है लगा देंगे, या कुछ और भी आपने सोचा है, या उत्तराखंड के लिए ही आप जो है अपना पूरा जीवन लगाएंगे? देखिए जी, मैंने अपने 30-35 साल जो है कि उत्तराखंड की संस्कृति पे लगाए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि पूरा जीवन जो है मेरा, जब तक भी मैं जीऊँ तो उत्तराखंड की संस्कृति के लिए जीऊँ। तो यही मेरा एक उद्देश्य है। यानी हम कह सकते हैं कि आपके दिल के अंदर उत्तराखंड बसता है, आपके दिल के अंदर जो है उत्तराखंड का संगीत बसता है, और आप चाहते हैं कि अगर मैं जब तक भी जिंदा रहूं उत्तराखंड के गीत संगीत के बीच में ही रहूं। बिल्कुल आपने सही कहा, जब तक मेरा जीवन है, ये जीवन में उत्तराखंड के लिए समर्पित है मेरा। और इसी उत्तराखंड की संगीत से और जो लोक विधा है, इससे मैंने आज तक अपना जो है कि अपना पूरा संगीत जो है कि सीख रहा हूँ। और मैं उत्तराखंड के लिए बहुत संगीत के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है आपको, क्योंकि देखो एक अहम योगदान रहता है परिवार का कितना साथ मिलता है, और क्या लगता है कि वो भी उत्तराखंड के गीत संगीत से प्यार करते हैं, आपके ढोलक से प्यार करते हैं, और उत्तराखंड के प्रति उनका क्या रुझान? मेरा पूरा परिवार जो है मुझे बहुत सपोर्ट करता है, बहुत मेरा साथ देता है। मैं कई दिनों तक मुझे कोई काम नहीं मिलता है, लेकिन मेरे परिवार वाले कोई भी कभी भी आज तक मेरे से ये बात उन्होंने नहीं शेयर की कि साहब आप तो घर पे बैठे रहते हैं। और मेरा परिवार पूरा मुझे अपने उत्तराखंड की संस्कृति के लोक विधा को मतलब ये कि प्रदर्शित करने के लिए मुझे जो है कि प्रोत्साहन करता है। जाते जाते अब हम चाहते हैं कि अपने साथियों को, अपने दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं, आपके शुभचिंतकों को, आपके जो है साथी कलाकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं, और खासतौर से उत्तराखंड समाज को आप क्या कहना चाहते हैं? सभी अपना उत्तराखंडी भाई बंधु होते हैं, दीदी बोली जब कभी सिंध में उत्तराखंड का मैं सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। और सिलूडी जी विशेष करके धन्यवाद देना चाहूँ कि वो म्यार मतलब कि एक मेरी जो जीवनी है वो जीवनी आप लोगों तक पहुँचाने का काम करी हूँ। और मैं सबसे ही बोलना चाहूँ जब कभी मेरा उत्तराखंडी भाई बहन से कि अपन जो रीति रिवाज हमारे हम तो वो नहीं भूलना चाहिए कि लेकिन हम लोग अपन रीति रिवाज थोड़ा सा भूलना इन लोगों की हम भूलने बैठ गए अपन रीति रिवाज। तो सबसे निवेदन से मेरा उत्तराखंडी भाई बंधुओं से कि अपन हमारा जो तीज त्योहार छे, जो हमारे पहनाव छे, जो हमारे खान पीन छे, वे पर हम तो बहुत ध्यान देना पड़ा, तभी जाकर हमारे उत्तराखंड और हमारी एकता बनी रहे। धन्यवाद। तो ये थे ढोलक वादक महेश गंधर्व जी, जिनके जीवन सफर से जो है हमने आपको रूबरू कराया, पिछले 35-40 सालों के सफ़र से आपको रूबरू कराया। उम्मीद करते हैं कि आपको इनके जीवन सफ़र से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। जिस तरह से लगातार अपना जीवन पूरा इन्होंने उत्तराखंड के लोक संगीत में बिता दिया है, और अभी भी कहते हैं कि जब तक जिंदा रहूँगा उत्तराखंड के लोक संगीत को आगे बढ़ाता रहूँगा, अपनी इस विधा को आगे बढ़ाता रहूँगा, युवा पीढ़ी को जो है सिखाते रहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि उत्तराखंड
के संगीत में एक मिठास है जो उनके दिल को छूता है। उनका पूरा परिवार उनका साथ देता है और हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं, जरूर संस्कृति विभाग को हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे संस्थाएं हो, जरूर इनको मान सम्मान मिलना चाहिए जिसके ये हकदार हैं। क्योंकि एक कलाकार ही होता है जो उत्तराखंड के गीत संगीत और उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं इनका एक अहम योगदान है, हमें नहीं भूलना चाहिए और हम ही सबको मिलकर जो है उत्तराखंडी कलाकारों का मान सम्मान जरूर बढ़ाना चाहिए। अपने सहयोगी मनोज कोठारी और मुझे दीजिए इजाजत। फिलहाल आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर किसी उत्तराखंड की ऐसी हस्ती से आपकी मुलाकात कराएं। जब तक दीजिए हमें इजाजत।